गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग स्टार्ट करेंगे इडोटेरिया करंट अफेयर्स। ये इस साल का वार्षिकांक है जिसमें 1 जनवरी 2023 से 1 दिसंबर 2023 तक की सभी घटनाओं का सम्मिलित रूप से पूरा करंट अफेयर्स तैयार किया गया है। और इसमें जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और डाटा जो भी दिए गए हैं, जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, ये सभी आगामी बीपीएससी परीक्षा, बीएसएससी इंटर स्तरीय और जो भी हमारी बिहार में होने वाली परीक्षाएं हैं उनमें ये अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा, इसलिए ये काफ़ी बेनिफिशियल हो जाएगा हमारे लिए। पहले स्टार्ट करते हैं फटाफट 100.com और इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। पहले राष्ट्रीय खबरों को हम लोग कवर करेंगे। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा जिसका नाम रैपिडेक्स है, उसका नया नाम रखा गया है जिसका नाम है नमो भारत। रैपिडेक्स एक तरह से आप बोल सकते हो नमो रैपिडेक्स, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। भारत के किस महिला थाना को अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO 2015 प्रमाण पत्र से प्रमाणित किया गया है? यह है भोपाल मध्य प्रदेश का महिला थाना जिसको ISO 9001 2015 प्रमाण पत्र से प्रमाणित किया गया है। थर्ड क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? सौरव गांगुली बंगाली हैं और ये काफ़ी नामी हमारे कप्तान रह चुके हैं इंडियन क्रिकेट टीम के, तो बंगाली हैं और बंगाल से हैं, तो ऐसे करके आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। माउंट एवरेस्ट के सामने से 21,500 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला बनी है शीतल महाजन। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक वेटिंग टिकट को खत्म कर कंफर्म टिकट देने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2027 से क्या होगा, जो कि वेटिंग टिकट हम लोगों को अभी मिल पाता है या मिलता है ऐसा सीटें कम होने की वजह से, तो 2027 से जो पूरा ये कंफर्म टिकट के रूप में ये लेने का लक्ष्य है हमारी भारतीय रेलवे का 2027 से। ऐसे करके आप लोग याद कर लेना। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे का उद्घाटन हैदराबाद शहर में किया गया है। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने औपचारिक रूप से लॉन्च किया है 18 अक्टूबर 2023 को। चौथा कृषि रोड मैप, बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब लॉन्च हुआ? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कब लॉन्च किया इसे? 18 अक्टूबर 2023 को। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पशु को राज्य जलीय पशु घोषित किया है? तो गंगा डॉल्फिन को इन्होंने, माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा डॉल्फिन को अपना जलीय पशु, राज्य का जलीय पशु घोषित किया है। भारत का पहला राज्य कौन बना जिसके सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र हैं? ये केरला हर चीज़ में नंबर 1 पोजीशन पे रहता है, तो इस चीज़ में भी ये आगे है। हॉल मार्किंग का सेंटर इसके पास है सभी जिलों में, तो केरला फर्स्ट हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने अमूरबाज पक्षी की पहली जनगणना करने का निर्णय लिया है? ये मणिपुर। अमूरबाज पक्षी की पहली जनगणना मणिपुर। भारत के किस नगर निगम ने स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू की? भारत के किस नगर निगम ने? तो अहमदाबाद नगर निगम ने स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू की। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस जो है बेंगलुरु कर्नाटका में खोला गया है। तो 3D प्रिंटेड जो पोस्ट ऑफिस है ये बेंगलुरु कर्नाटका में इसका ऑफिस खुला है, याद रखिएगा। विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का जो उद्घाटन हुआ है सिद्धिपेट है, और सिद्धिपेट तेलंगाना राज्य का एक जिला है सिद्धिपेट, तो वहाँ पे विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण किया गया है। विश्व के पहले, ये हो चुका। नोकिया किस शहर में अपनी तरह की पहली 6G लैब लॉन्च करेगा? वो बेंगलुरु में। गुजरात सरकार ने अपना पहला स्टेट फिश घोषित किया है। स्टेट फिश, गुजरात का स्टेट फिश कौन है? घोल मछली। गुजरात का स्टेट फिश घोल मछली। यूनेस्को की क्रिएटिव शहरों की सूची में भारत के 2 शहरों को शामिल किया, कोझिकोड को साहित्य के लिए और ग्वालियर को संगीत के लिए। 2 फील्ड में सिलेक्शन हुआ है, एक साहित्य के क्षेत्र में और लिटरेचर के क्षेत्र में, और एक म्यूजिक आर्ट बोल सकते हैं उसके क्षेत्र में। ग्वालियर को आर्ट के क्षेत्र में, कोझिकोड को लिटरेचर के क्षेत्र में। 70 नंबर क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने अपने राज्य को पूरी तरह नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है? तो मिशन होप इनिशिएटिव इज लॉन्च बाय पंजाब स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन किस शहर में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले उच्च तकनीक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश। ग्वालियर जो है मध्य प्रदेश का एक जिला है, वहां पे दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले उच्च तकनीक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना का उद्घाटन नीमच जिला मध्य प्रदेश में किया गया है। नीमच में पंप का भंडारण होगा, ऐसे करके आप याद कर लेना। याद करने का बहुत सारा ट्रिक होता है, आप जैसे कंफर्टेबल फील कर सकते हैं वैसे आप ट्रिक बना सकते हैं। हाल ही में किस राज्य में पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हुआ? तो नागालैंड का पहला मेडिकल कॉलेज है
उसका उद्घाटन हुआ है। और चूंकि ये पहला है नागालैंड का, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं हीरा लाल समारिया। हीरा लाल समारिया पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं, हीरा लाल समारिया। तो हीरा से याद रखिएगा, हीरा लाल समारिया। अब 22 क्वेश्चन नंबर की ओर बढ़ते हैं। सड़क संगठन दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ बना है? सीमा सड़क संगठन दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र बना है न्योमा, लद्दाख में। किस राज्य को भारत की पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है? तो ये केरला को मिली है। भारत सरकार ने शिक्षा से उद्यमिता पहल के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो मेटा के साथ। मेटा इट इज़ द न्यू नेम ऑफ फेसबुक। तो इसके साथ भारत सरकार ने शिक्षा से उद्यमिता पहल के लिए, शिक्षा के थ्रू जो एंटरप्रेन्योरशिप जो शुरू किया जाएगा, उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाएगा, वो शुरू करने के लिए मेटा के साथ साझेदारी किया भारत सरकार ने। नेक्स्ट, किस राज्य में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री ये स्थापित होगी? तेलंगाना में। तो गोरिल्ला ग्लास तेलंगाना। मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम किस संगठन की एक पहल है? मदन मोहन मालवीय के नाम पे ये शुरू किया गया है। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा, यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुरुआत किया है। किस शहर में देश के पहले भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया गया है? देश का जो पहला होगा ऐसा ट्रांसफार्मर जो कि भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर होगा, वो बेंगलुरु में शुरू किया गया है। किस राज्य ने अपनी तरह का पहला बोलियों का शब्दकोश तैयार किया है? ये है उत्तर प्रदेश। पूर्वोत्तर राज्यों में आधार आधारित जन पंजीकरण शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? नागालैंड। पूर्वोत्तर राज्यों में आधार आधारित जन पंजीकरण शुरू किया है नागालैंड से एक इंपॉर्टेंट खबर अभी हम लोगों ने पढ़ा कि उनका पहला मेडिकल कॉलेज खुला है नागालैंड का। भारतीय सेना के पैरा स्पेशल फोर्सेज में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन बनी है मेजर डॉक्टर पायल छाबड़ा। पहली सर्जन है जो भारतीय सेना के पैरा स्पेशल फोर्सेज में शामिल होंगी। स्कूलों में अपने साथियों से पढ़ने में पिछड़ रहे बच्चों के लिए किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष कार्यक्रम शुरू किया है? तो बिहार सरकार ने दक्ष कार्यक्रम शुरू किया है स्कूलों में। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को आप किस नाम से जाना जाएगा? जो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कल्याण केंद्र है उसको आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाएगा। हल्के लड़ाकू विमान तेजस से उड़ान भरने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने हैं। हल्के लड़ाकू विमान है, लाइट वेटेड होता है ये तेजस। इससे नरेंद्र मोदी उड़ान भरने वाले पहले प्रधानमंत्री बन चुके हैं, भारत के पहले प्रधानमंत्री। भारत का पहला घरेलू उत्पादित रेफरेंस फ्यूल जो है किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया? तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा स्टार्ट किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 नवंबर को किसकी जयंती पर मांस रहित दिवस घोषित किया है? टी.एल. वासवानी के जन्मदिन के अवसर पर, उनके जयंती के अवसर पर मांस रहित दिवस घोषित किया है। किस कंपनी ने विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एकीकृत क्रिप्टो वॉलेट पेश किया है? इसका नाम है रैस्पर एआई विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एकीकृत क्रिप्टो वॉलेट है। कौन सा भारतीय हवाई अड्डा फंसे हुए विमानों की मदद के लिए डिसेबल एयरक्राफ्ट रिकवरी किट चालू करने वाला इसी का पहला हवाई अड्डा बन गया है? छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि मुंबई में है। किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति को अक्टूबर 2023 में JNU यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी द्वारा मानद डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति को अक्टूबर 2023 में JNU द्वारा मानद डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया गया है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम। उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो ह्यूस्टन शहर में, अमेरिका का एक शहर है ह्यूस्टन, वहाँ पे उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय होगा। दुनिया का सबसे बड़ा यानी 2 गीगावाट दुनिया का सबसे बड़ा 2 गीगावाट और सौर विद्युत संयंत्र का उद्घाटन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। किस देश ने भारत में अपना दूतावास अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? तो अफगानिस्तान ने भारत में अपना दूतावास अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 55वां सदस्य बना है चिली। कोलिंस डिस्कवरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को। भारत के बाहर पहला IIT कैंपस खुला है जांजीबार तंजानिया में। भारत का जो पहला IIT कैंपस है जो कि भारत से बाहर खोला गया है जांजीबार तंजानिया में। इनोवेशन श्रेणी के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ विद्यालय का पुरस्कार रिवर साइड स्कूल
गुजरात को दिया गया है। इनोवेशन श्रेणी के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय का पुरस्कार है रिवरसाइड स्कूल गुजरात। किस देश ने हाईकुन नाम से अपनी पहली स्वदेशी रूप से निर्मित पनडुब्बी लॉन्च की है? ताइवान ने। विश्व का सबसे बड़ा वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 किस शहर में आयोजित होगा? ये 2024 में आयोजित होगा भारत टेक्स के नाम से नई दिल्ली में। विश्व में ग्रेफाइट का सबसे बड़ा उत्पादक बना है चीन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाता है। विश्व का सबसे पुरानी लकड़ी की संरचना किस देश में खोजी गई है? तो जाम्बिया में। किस देश ने पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेजबानी की है? भारत ने। पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन मुंबई में आयोजित होगा। हल्दी सम्मेलन याद रखिएगा। 72वें मिस यूनिवर्स का ताज किसने पहना है? तो शेनिश पलाशियोस शेनिश पलाशियोस जो है, इनको 72वें मिस यूनिवर्स का ताज पहना है इन महिला ने। और ये जो 72 नंबर का इवेंट हो जाता है मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता, कितने नंबर की? 72 नंबर का। ये जो है ना, आप याद रखिएगा। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार में उद्घाटन हुआ है। इसका कहाँ पे? सोनपुर बिहार में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने अकेलेपन को एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया? तो WHO ने अकेलेपन को एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है। नवंबर 2023 में किस देश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक को नेपाल सरकार ने बैन कर दिया? नवंबर 2023 में टिकटॉक को नेपाल सरकार ने बंद कर दिया, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में भारत ने किस देश के साथ पहली 2+2 विदेशी और रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की? तो ये यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने भारत सरकार के साथ पहली 2+2 विदेशी और रक्षा वार्ता जो है नई दिल्ली में आयोजित की थी। आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश बना है कौन? भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल में युद्ध के कारण फंसे भारतीयों को लाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? ऑपरेशन अजय। पूछेगा ऑपरेशन अजय क्यों लॉन्च किया गया था? तो इजराइल से फंसे भारतीयों को वापस भारत लाने के लिए जो ऑपरेशन लॉन्च हुआ था उसका नाम ऑपरेशन अजय है। किस कंपनी ने डिजी कवच नामक एक पहल शुरू की जिसका उद्देश्य वित्तीय धोखाधड़ी को रोकना है? तो इस संगठन का नाम है, कंपनी का नाम है गूगल। किस हवाई अड्डे ने दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया है? इससे रिलेटेड हम एक करंट अफेयर हम लोगों ने जस्ट अभी पहले पढ़ा है कि ये जो है बेंगलोर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो क्या बोलेंगे? बेंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड, इसने दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया है। नेक्स्ट है विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ करंट अफेयर। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के क्रू एस्केप सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? इस संगठन का नाम है इसरो। किस कंपनी ने भारत की पहली उपग्रह आधारित गीगा फाइबर सेवा शुरू की है? तो रिलायंस जियो। किस कंपनी ने विश्व की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी तैयार की है? तो जॉम्बी एविएशन ने एयर टैक्सी जो है तैयार की है, पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण सैन्य अभ्यास का 17वां 17 नंबर का जो संस्करण है पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित हुआ। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल लॉन्च किया गया। इसे ग्रेन रोबोटिक्स कंपनी के द्वारा विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण पर अपना पहला डेटा डैशबोर्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? UNCCD, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय। इसने ये जो है भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण पर अपना पहला डेटा डैशबोर्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। ये क्वेश्चन छूट गया था 66 नंबर। भारत किस वर्ष तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का जो लक्ष्य रखा है? तो 2040 तक हम लोग चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री को भेज सकते हैं। ताइवान का पहला घरेलू निर्मित पनडुब्बी का नाम क्या है जिसे हाल ही में अनावरण किया गया है? तो हाईकुन। नेक्स्ट है, भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ किया? तो नई दिल्ली में। किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया जिसकी स्पीड जो है 1200 गीगाबाइट प्रति सेकेंड है? चीन। याद रखिएगा, स्पीड 1200 गीगाबाइट प्रति सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 1200 गीगाबाइट। सतलज नदी में एक दुर्लभ धातु टैंटलम की खोज की है IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज नदी में। पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ लेते हैं। पर्यावरण और पारिस्थितिकी के अंतर्गत कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन मैंने बता दिया, भारत का 54वां टाइगर रिजर्व किसे बनाने जाने की घोषणा की गई है? तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश।
भारत के पहले तरल नैनो डाई अमोनिया फॉस्फेट संयंत्र का उद्घाटन गांधीनगर में किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश का सबसे स्वच्छ हवा आइजोल शहर को घोषित किया, क्योंकि यहाँ की जो हवा है हमारे देश का सबसे स्वच्छ हवा है। तो सबसे स्वच्छ हवा वाला जो शहर है आइजोल, जो कि मिजोरम की कैपिटल है। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस जो है कहाँ से शुरुआत की गई? नई दिल्ली से, या दिल्ली से, सॉरी दिल्ली लिखा है, नई दिल्ली भी रहेगा तो वही आंसर होगा। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन संचालित बस को किसने लॉन्च किया? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा पहली ग्रीन हाइड्रोजन संचालित बस थी, ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने लॉन्च किया। भारत का पहला वेटलैंड शहर किसे बनाने की घोषणा की गई? उदयपुर को। उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर किसे बनाए जाने की घोषणा की गई? अयोध्या को। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि हमें सबको पता है अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन बना? तो ये तट मंदिर है जो कि तमिलनाडु का है, तो पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल है। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन। सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलिथीन कचरा बैंक देहरादून उत्तराखंड में शुरू हुआ है। नेक्स्ट खेलकूद से देख लेते हैं, खेलकूद से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं मोहम्मद सामी, और इन्होंने टोटल 24 विकेट लिया है। एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में सबसे अधिक रन बनाया है वो है बल्लेबाज कौन है? विराट कोहली, 765 रन बनाया है। एक तरह से इस रन पे आप ध्यान देंगे तो 765 डिसेंडिंग ऑर्डर, तो थोड़ा आसान हो जाएगा याद रखना, हाउ मेनी रन्स स्कोर बाय विराट कोहली। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर आसानी से याद हो जाएगा। ओलंपिक में कितने साल बाद क्रिकेट को शामिल करने की घोषणा की गई है? तो 128 साल बाद। वनडे क्रिकेट के इतिहास में 50 शतक जड़ने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं विराट कोहली। आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है डायना इदुलजी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले विश्व के प्रथम खिलाड़ी कौन बने हैं? एंजेलो मैथ्यूज, ये एंजेलो मैथ्यूज का नाम है। फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेजबानी सऊदी अरब करेगा। फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेजबानी करेगा सऊदी अरब। नेक्स्ट है वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बने हैं शाहीन अफरीदी, यह पाकिस्तान के गेंदबाज हैं। रांची झारखंड में आयोजित हुई एशियन यानी कि एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप का शुभंकर था जूही। वर्ष 2023 के लिए पुरुष विश्व एथलीट ऑफ द ईयर के लिए भारत के किस खिलाड़ी को नामांकित किया गया? तो नीरज चोपड़ा को। पंकज आडवाणी नवंबर 2023 में विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के विजेता बने। यह उनका कितने नंबर का व्यक्तिगत विश्व बिलियर्ड्स खिताब है? तो 26वां। चौथा एशियन पैरा गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितना पदक जीता? तो 111 पदक। एशियन गेम्स चौथा नंबर का था एशियन गेम्स। चौथा एशियन पैरा गेम्स की बात कर रहा है, यहाँ पे 2023 में आयोजित हुआ था, भारत में हुआ था। 111 पदक इसने में भारत को मिला था। एशियन गेम्स पंकज आडवाणी नवंबर 2023 में विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के कितने संस्करण का उनका जो ये खिताब था कितने नंबर का था? वो 26वें नंबर का था। और नंबर 2023 में पंकज आडवाणी ने विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के वो विजेता बने हैं। और यहाँ पे पूछा है कि यह उनका कितने नंबर का व्यक्तिगत खिताब था? तो 26वां। इसके बाद है चौथा एशियन पैरा गेम्स 2023 में भारत को कुल 111 पदक मिला। अगर पूछता है कि चौथा एशियन पैरा गेम्स कहाँ आयोजित हुए? भारत में। और कब? 2023 में। कितना पदक टोटल भारत को मिला? 111 पदक। फिर क्वेश्चन है एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितना पदक जीता था? ये एशियन गेम्स वीक की बात कर रहा है और वो चौथा एशियन पैरा गेम्स है। 107 पदक जीते किसमें? एशियन गेम्स 2023 में। वनडे क्रिकेट प्रारूप में सबसे तेज 2000 रन तक पहुंचने वाला खिलाड़ी कौन बना? शुभमन गिल। किस देश ने पहली बार बास्केटबॉल विश्व कप जीता है? जर्मनी ने सर्बिया को हराकर जर्मनी ने पहली बार बास्केटबॉल विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया। टी20 वर्ल्ड कप टी20 क्रिकेट में 300 से अधिक स्कोर करने वाली विश्व की पहली टीम बनी है नेपाल। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए खिलाड़ी के रूप में नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन बने? लिएंडर पेस। वनडे क्रिकेट में 3000 छक्के लगाने वाली विश्व की पहली टीम कौन बनी है? भारत बनी है। पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ होगा? नई दिल्ली में। चर्चा में रहा शब्द स्टॉप क्लॉक नियम किस खेल से रिलेटेड है? तो ये क्रिकेट से रिलेटेड है। यहां तक 100 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिया। नेक्स्ट हमें देखना है
ये पॉइंट 3 में आ जाएगा। और इसके अंतर्गत हम लोग 2023 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पे डिफरेंट तरीके के जो डिफरेंट टाइप के जो महोत्सव हैं, त्यौहार हैं, महीना है उनका, साथ साथ स्थल है जहाँ पे ये आयोजित किए गए थे। तो आते हैं एक एक करके हम सबको देखते हैं। महोत्सव शुरू होता है पुष्कर मेला, जो कि ये अक्टूबर 2023 में अजमेर राजस्थान में शुरू हुआ था। 54वें नंबर का 54 नंबर का जो है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जो कि नवंबर 2023 में गोवा में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है एंथ्यूरियम महोत्सव, जो कि अक्टूबर 2023 मिजोरम में आयोजित हुआ था। नुआखाई कृषि महोत्सव, जो कि सितंबर 2023 ओडिशा में आयोजित हुआ था। बंगस वैली महोत्सव सितंबर 2023 कुपवारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था। पितृपक्ष मेला सितंबर 2023 हम सभी जानते हैं, गया बिहार। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बिहार की दृष्टि से और बिहार से रिलेटेड सभी एग्जाम की दृष्टि से। आदि पेरुक्कू उत्सव, जो अगस्त 2023 में आयोजित हुआ था, ये तमिलनाडु स्थल में तमिलनाडु से रिलेटेड है और तमिलनाडु में आयोजित हुआ था। पुस्तकालय महोत्सव अगस्त 2023 नई दिल्ली। बोनालू त्योहार जो है जुलाई 2023 हैदराबाद तेलंगाना। चचिन ग्रेजिंग महोत्सव जुलाई 2023 अरुणाचल प्रदेश। चिखल कालो उत्सव जून 2023 गोवा। वितस्ता महोत्सव जून 2023 जम्मू कश्मीर। हिमिस महोत्सव जून 2023 लद्दाख। राजा किसी महोत्सव जून 2023 ओडिशा। पहला जनजातीय खेल महोत्सव जून 2023 भुवनेश्वर। लेवेंडर महोत्सव जून 2023 जम्मू एंड कश्मीर। बिहान मेला, जो कि कोंध जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ये मई 2023 ओडिशा। मोनलम चेनमो फेस्टिवल मई 2023 लद्दाख। माता खीर भवानी मेला मई 2023 जम्मू एंड कश्मीर। थावे महोत्सव अप्रैल 2023 गोपालगंज बिहार। गज उत्सव थावे कहाँ पे है? थावे गोपालगंज में है एक जगह, वहाँ पे माता जी का मंदिर है और ये बहुत फेमस है। गज उत्सव अप्रैल 2023 काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। मथुरा धर्म महामेला मार्च 2023 पश्चिम बंगाल। शियान उनिंग महोत्सव मार्च 2023 अरुणाचल प्रदेश। भूमचू महोत्सव मार्च 2023 सिक्किम। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव मार्च 2023 नई दिल्ली। काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई का फेवरेट है, ये फरवरी 2023। आदि महोत्सव फरवरी 2023 नई दिल्ली में। दो बार आदि दिया है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव फरवरी 2023, जो कि मुंबई में 11 से 19 फरवरी के बीच में आयोजित किया गया था। यहाँ पे देख लीजिए एक बार, आदि महोत्सव 2 बार दिया है, एक बार ऊपर में वो आदि पेरुक्कू उत्सव है जो कि तमिलनाडु में है और यहाँ पे सिर्फ आदि लिखा है जो कि नई दिल्ली से रिलेटेड है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव 14वां नंबर का था, ये फरवरी 2023 में बीकानेर राजस्थान 25 फरवरी से 5 मार्च के बीच आयोजित किया गया था। अगर नंबर देखिए 14 पूछ लेगा तो 14 वाला बीकानेर राजस्थान में, जबकि अगर नंबर नहीं लगा है 14, इट मीन्स तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव सिर्फ लिख रखा है, इट मीन्स वो मुंबई में हुआ था। खजुराहो नृत्य महोत्सव, नाम से आप समझ जाएंगे, मध्य प्रदेश में फरवरी 2023 में। अजंता एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव फरवरी 2023 महाराष्ट्र। ऑरेंज फेस्टिवल जनवरी 2023 कोहिमा नागालैंड। तोरंगिया उत्सव जनवरी 2023 अरुणाचल प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद में हुआ था जनवरी 2023। मीरा माघी उत्सव जो कि जनवरी 2023 पंजाब में। विज्ञान साहित्य महोत्सव जनवरी 2023 भोपाल में आयोजित हुआ था। अवतार महोत्सव जनवरी 2023 राजस्थान में आयोजित हुआ था। परशुराम कुंड महोत्सव जो कि अरुणाचल प्रदेश में बहुत ही फेमस है और ये जनवरी 2023 में आयोजित हुआ था। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट एब्रिविएशन दिए गए हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। पॉइंट नंबर 2 के अंतर्गत जिसको कवर किया गया है, केंद्रीय बजट 2023-24 का ये कुछ वर्ड है, जो कुछ एब्रिविएशन है जो कि यहाँ दिए गए हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। लाइफ का क्या फुल फॉर्म होता है? लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। UIDF अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। गोवर्धन, इसका हो जाएगा गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। PM प्रणाम, इसका हो जाएगा प्रधानमंत्री, अगर आप पूरा इस टर्म को देखेंगे तो प्रधानमंत्री प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एम्लियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। नेक्स्ट है PM विकास, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान। नेक्स्ट है मिस्टी, मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। पैक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। भारत श्री, भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन। LGD, लैब ग्रोन डायमंड्स। जैम, जन धन आधार मोबाइल। जैम, जन धन आधार मोबाइल।
यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग news@365। यहाँ पे इजराइल हमास युद्ध से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को कवर किया गया है, जिसमें बताया गया है 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने ऑपरेशन तूफान अल अक्सा के तहत इजराइल पर हमला किया। ठीक है। नेक्स्ट है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स के तहत इजराइल ने जवाबी हमला किया, किस पे? हमास पे। भारत ने इजराइल से नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया था। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत ने इजराइल से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? तो ऑपरेशन अजय। हमास या इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन की स्थापना 1987 में 1987 में कार्यकर्ता अहमद याशीन द्वारा गाजा में की गई थी। ये चीज़ को याद रखेंगे। कुछ संबंधित तथ्य दिए गए हैं। इजराइल 1948 में स्वतंत्र हुआ और कई युद्ध लड़े। किसने? इजराइल ने। एक चीज कनेक्ट कर लीजिएगा, इंडिया और इजराइल से 1947 में हम लोग इंडिपेंडेंट हुए, हमें आज़ादी मिली, और इजराइल को 1 आफ्टर ईयर, तो 1 ईयर आफ्टर जो इंडिया का इंडिपेंडेंस था उसके बाद इजराइल को आज़ादी मिली 1948 में। पहले कुछ जो युद्ध दिए गए हैं उसको देखते हैं। अरब और इजराइल युद्ध हुआ 1948 में। दूसरा है स्वेज नहर संकट 1956 में। 6 दिवसीय युद्ध हुआ 1967 में। ये इजराइल से संबंधित कुछ युद्ध हैं। ओस्लो समझौता जो कि 1993 में हुआ, 2 राज्य समाधान का कार्यान्वयन इसके तहत हुआ था। अब्राहम समझौता 2020, यह इजराइल, यूएई और बहरीन के बीच शांति समझौता था। इजराइल, यूएई और बहरीन के बीच। नेक्स्ट है, नीचे आ जाते हैं, वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023। ये इंपॉर्टेंट बिल है, इसको देख लीजिएगा। एनवायरनमेंट के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023, और ये 12 दिसंबर 1996 को या उससे पहले वन उपयोग से गैर वन में परिवर्तित भूमि पर लागू नहीं। जो भी ये जो बता रहे हैं उससे पहले जो भी वन उपयोग से गैर वन में जो परिवर्तित भूमि है उस पर ये लागू नहीं होगा। ये जो वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 है उसके बाद पे लागू होगा। अधिनियम के तहत निम्नलिखित छूट दिए गए हैं। पहला, रेल लाइन या सार्वजनिक सड़क के किनारे वन और भूमि हो तो उस पर ये रूल लागू नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ 100 किलोमीटर के भीतर स्थित भूमि पर तथा गतिविधियां जैसे एक चिड़ियाघर, सफारी, इको पर्यटन, सिल्वीकल्चर और केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य उद्देश्य के पर्पज से यहाँ पे इस जो वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 ये छूट देता है। किस पे? इन सभी चीज़ों पे। नेक्स्ट है, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता परियोजनाओं के लिए 5 हेक्टेयर तक वन भूमि प्रस्तावित है। नोट है, यह अधिनियम वन संरक्षण अधिनियम 1980 को संशोधित किया गया है, और ये वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 आया है। ये तो याद रखिएगा, पहली बार कब आया था? ये 1980 में। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023, इसका उद्देश्य अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों के निवेश और भागीदारी को बढ़ावा देना है। दूसरा है, भविष्य में वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी 10% तक बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। यह नीति 4 विशिष्ट संबंधित इकाइयां बनाती है। पहला, इसरो जो कि रिसर्च और इनोवेशन पर फोकस करेगा। इन स्पेस, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र, इसका फुल फॉर्म हो गया, सभी अंतरिक्ष गतिविधियों के प्राधिकरण के लिए एकल खिड़की एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड प्रौद्योगिकियों का व्यवसायीकरण करेगा। ये एजेंसी क्या करेगी? जो भी टेक्नोलॉजी है उसका एक तरह से व्यवसायीकरण करेगी। व्यवसाय के तहत उसका उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। अंतरिक्ष विभाग क्या करेगा? नीति को लागू करेगा और सुरक्षित एवं टिकाऊ अंतरिक्ष संचालन के लिए एक रूपरेखा स्थापित करेगा। नोट है, भारत में निजी तौर पर विकसित पहला रॉकेट वर्ष 2022 में विक्रम एस है, जिसे मिशन प्रारंभ के तहत लॉन्च किया गया था। इसे स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया था। भारत कनाडा संबंध चर्चा में था। अभी हाल में एक जो है हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद ये काफ़ी मामला उठा था। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। कनाडा के जो पीएम है, कनाडाई पीएम ने भारत पर खालिस्तानी नेता जो कि हरदीप सिंह निज्जर जो खालिस्तानी नेता थे उसकी हत्या में शामिल होने का आरोप लगा दिया भारत पर कनाडा के पीएम ने। नेक्स्ट है 5 आईज इंटेलिजेंस अलायंस। 5 आईज है इसमें, देयर द 5 आई लेटर इस आई में है, जिसमें इंटेलिजेंस अलायंस बना है जो कि यूएसए यानी कि
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसके साथ साथ यूके और यूनाइटेड किंगडम जिसको बोलेंगे, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड सदस्य। ये द 5 आई इंटेलिजेंस अलायंस द्वारा साझा की गई खुफिया जानकारी पर यह आरोप लगाया गया है। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2022-23, यानी कि इसमें जो है 22-23 में क्या हुआ है कि $8.16 बिलियन में कनाडा भारत का 35वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। 2022 से 23 के दौरान 35 नंबर का भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। कनाडा भारत में 18वां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक भी रहा है। नेक्स्ट है पृष्ठभूमि, भारत कनाडा राजनयिक संबंध 1947 में अस्तित्व में आए। नेक्स्ट है 1985 में टोरंटो से लंदन जा रही एयर इंडिया की उड़ान संख्या 182 पर सिख अलगाववादियों ने, जो कनाडा स्थित है, ने बम विस्फोट की, जिसमें 329 लोग मारे गए। 2010 में असैन्य परमाणु समझौता और 2015 में रणनीतिक साझेदारी पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर किया था। तो 2013 में क्या हुआ था, इसको बोलते हैं नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी, जिसको बोलते हैं सैन्य परमाणु समझौता, और 2015 में रणनीतिक साझेदारी दोनों पे इन्होंने दोनों देशों ने, इंडिया और कनाडा ने हस्ताक्षर किए थे। जाति आधारित जनगणना, जो कि बिहार में काफ़ी चर्चा में रहा, इसको देखते हैं। बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को, यानी गांधी जयंती के अवसर पर को जाति आधारित जनगणना रिपोर्ट जारी की थी। जाति जनगणना चल रही थी, बट रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी महात्मा गांधी के जन्मदिवस यानी 2 अक्टूबर 2023 को। इस गणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 13.07 करोड़ है। 13 करोड़ 7 लाख जो है बिहार की जनसंख्या है। सर्वेक्षण के अनुसार अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी जो है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01%, पिछड़ा वर्ग जो कि बीसी है 27.12%, अनुसूचित जाति जो कि 19.65% और अनुसूचित जनजाति जो कि 1.68%, और जबकि सामान्य वर्ग 15.52% है। इस सर्वेक्षण के आधार पर बिहार सरकार ने राज्य सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में वंचित जातियों के लिए कोटा 50 से बढ़ा करके 15% कर दी, जिससे राज्य में कुल आरक्षण 75% हो जाएगा। अभी तक जो टोटल आरक्षण दिया गया था, जो 50% जो वंचित जो जातियों के लोग थे, 50% से उनके लिए 65 कर दिया गया, और टोटल जो आरक्षण हो जाएगा वो 75% हो जाएगा। तो सोच लीजिए बाकी कितना अनारक्षण रहेगा। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने कहा कि यह पूर्ण पैमाने पर जनगणना नहीं बल्कि एक सामाजिक सर्वेक्षण है। पूर्ण पैमाने पर नहीं किया गया है, एक तरह से इन लोग का सामाजिक सर्वेक्षण था। अनुच्छेद 2026 के तहत जनगणना एक संघ का विषय है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। पृष्ठभूमि, आखिरी बार SECC के रूप में जाति जनगणना 1931 में आयोजित की गई थी। आज़ादी के बाद 2011 में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना हुई, लेकिन जातिगत आंकड़े जो है ना उस समय नहीं जारी किए गए थे 2011 में। 2011 से लेकर के अभी तक कोई इस तरह की जनगणना नहीं हुई है, और ये जो आयोजित हुई थी बिहार में, ये बिहार सरकार के द्वारा किया गया एक सामाजिक सर्वेक्षण था। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग यानी मंडल आयोग 1979 में गठित हुआ था और 1980 में प्रतिवेदन समर्पित तथा 1990 में से लागू किया गया। ने अनुमान लगाया कि ओबीसी की जो आबादी है 52% है। डीप ओशन मिशन क्या है, आइए इसको देखते हैं। डीप ओशन मिशन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक महत्वाकांक्षी पहल है। 5 वर्ष की अवधि के लिए अनुमानित जो इसकी लागत है 4077 करोड़ है। इसका उद्देश्य क्या है, हिंद महासागर से पॉलीमेटेलिक नोड्यूल निकालना है। उसके साथ साथ सेकेंड नंबर है मानव युक्त पनडुब्बी वाहन मत्स्य 6000 में 3 व्यक्तियों को समुद्र में 60 एक तरह से 6000 मीटर की गहराई तक भेजा जाएगा। गहरे समुद्र में वनस्पतियों और जीवों की जैव पूर्वेक्षण की जाएगी। अब तटीय महासागर थर्मल ऊर्जा और रूपांतरण के लिए इंजीनियरिंग डिजाइन किया जाएगा। महासागरीय जलवायु परिवर्तन सलाहकार सेवाओं का विकास करना, इन सब का इस जो डीप ओशन मिशन है ये सब इसके उद्देश्य हैं। भारत की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति देश की सुरक्षा उद्देश्यों और इन्हें प्राप्त करने के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों की रूपरेखा का रणनीति है। ये हुड्डा समिति की सिफारिशों पर गठित है। इसका उद्देश्य है सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक मामलों के माध्यम से राष्ट्र के हितों और सुरक्षा की रक्षा करना। पाकिस्तान राष्ट्रीय सुरक्षा नीति 2022-26 का मुकाबला करेगा। इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के लिए नए विभाग स्थापित किए जाएंगे। साइबर सुरक्षा के लिए अलग से बजट का प्रावधान है। महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। नेक्स्ट है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023।
यह 106 नंबर का जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2023 है, विधेयक के अनुसार यह लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा महिलाओं के लिए जो आरक्षण है वो 33% अनिवार्य करता है। यह मौजूदा SC/ST आरक्षण के भीतर महिलाओं के लिए 1/3 सीटें भी आरक्षित कर रखा है। सीटें चक्रानुक्रम आधार पर आरक्षित की जाएंगी। आरक्षण 15 वर्षों के लिए प्रदान किया जाएगा। इसके पश्चात संसद द्वारा निर्मित विधि के माध्यम से इसे जारी रखा जा सकता है। अनुच्छेद 300A और 332A को जोड़ा गया है। इसमें अनुच्छेद 170(3) और 82वें संशोधन किया जाएगा परिसीमन के लिए। लोकसभा में सिर्फ 2 AIMIM सांसदों ने इसका विरोध किया। 554 सांसदों ने इसका समर्थन किया और राज्यसभा में सर्वसम्मति से यह बिल पास हो गया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। अब आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। G20 दिल्ली घोषणा आदर्श वाक्य रहा है। दिल्ली में ये G20 सम्मेलन घोषित हुआ था। इसके बारे में काफ़ी चर्चाएं हुई थी और काफ़ी इस जो एक तरह से योजना थी इसको काफ़ी अट्रैक्ट किया था। सभी न्यूज चैनलों ने भी काफ़ी अच्छे तरीके से इसको कवर किया। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है G20 सम्मेलन। इसका जो आदर्श वाक्य था वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। और इसमें जो कुछ पॉइंट है उसको पढ़ लेते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध पर कहा गया कि सभी राज्यों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप कार्य करना चाहिए। दूसरा, क्रिप्टो एसेट्स नियामक ढांचे के लिए संयुक्त रोड मैप। तीसरा, महिला सशक्तिकरण पर कार्य समूह का निर्माण। चौथा, ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना। नेक्स्ट है 2030 तक 3 गुना नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता। G20 में पहली बार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 75/1 UNSC सुधार पर समझौता। नेक्स्ट, अफ्रीकी संघ जो है इसमें सम्मिलित हुआ। नेक्स्ट जो है वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन बना। ISA के साथ ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। G20 की स्थापना जो है नोट में दिया है 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद हुई थी। नेक्स्ट है भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा। इसके बारे में दिया है IMEC ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट PGII के लिए साझेदारी का हिस्सा है। IMEC में रेल रोड सीप टू रेल नेटवर्क शामिल है जिनमें 2 कॉरिडोर हैं। पहला पूर्वी गलियारा और दूसरा उत्तरी गलियारा। पूर्वी गलियारा भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ेगा। दूसरा उत्तरी गलियारा गल्फ को यूरोप से जोड़ेगा। इस कॉरिडोर में बिजली केबल, हाइड्रोजन पाइपलाइन और हाई स्पीड डेटा केबल भी शामिल है। इसका उद्देश्य है एक व्यापक परिवहन नेटवर्क बनाना। दूसरा, व्यापार और कनेक्टिविटी को सुविधाजनक बनाकर एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व का एकीकरण करना। तीसरा, क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करना। नेक्स्ट है भारत ग्लोबल साउथ और FIPIC। 17 नवंबर 2023 को भारत ने ग्लोबल साउथ समिट के दूसरे संस्करण की मेजबानी की जिसमें 125 देशों ने भाग लिया। इसका थीम था ग्लोबल साउथ टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ, एवरीवन्स ट्रस्ट। ग्लोबल साउथ शब्द की कोई सख्त भौगोलिक परिभाषा नहीं है। ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ को ब्रॉड लाइन द्वारा विभाजित किया गया है। वैश्विक दक्षिण देशों को विकासशील, कम विकसित या अविकसित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसमें 3 ग्रुप बनाए गए हैं। विकासशील, कम विकसित या अविकसित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ग्लोबल साउथ शब्द 1969 में कॉल ओग्लेस्बी के द्वारा गढ़ा गया था। के द्वारा गढ़ा गया था। ग्लोबल साउथ वर्ड भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच का तीसरा शिखर सम्मेलन पोर्ट मोरेस्बी, पापुआ न्यू गिनी में आयोजित हुआ। इसके तहत पहला है भारत और पापुआ न्यू गिनी द्वारा सह अध्यक्षता हुई। दूसरा है विकास के लिए 12 सूत्रीय फॉर्मूला तैयार किया गया। तीसरा है सौर ऊर्जा परियोजना के लिए भारत द्वारा सामोआ को $100 मिलियन का ऋण प्रदान किया गया। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में।